चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। तो यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को समर्थन प्रदान करना है। इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो इस योजना के 2 प्रमुख भाग हैं। भाग ए, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता। तो यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है। प्रोत्साहन, तो 1 महीने के ईपीएफ वेतन को ध्यान में रखते हुए नवनियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन। पहली किस्त 6 महीने तक की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। पात्र कर्मचारी 1 लाख रुपए प्रति माह तक वेतन वाले कर्मचारी। बचत को प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते की बचत के रूप में रखा जाएगा। भुगतान, तो यह आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाएगा। भाग बी, तो नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार कम से कम 6 महीने तक जारी रहने वाले प्रत्येक अतिरिक्त नियोजन के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक प्रतिमाह 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। प्रोत्साहन तंत्र, तो प्रोत्साहन राशि सीधे पैन लिंक्ड खातों में भेजी जाएगी। फिर नेक्स्ट है, 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में अत्यधिक गहराई में गोता लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में 4,025 और 5,002 मीटर की ऐतिहासिक गहराई तक गोता लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस उपलब्धि के साथ भारत गहरे समुद्र का अन्वेषण करने में सक्षम कुछ ही देशों की श्रेणी में आ गया है। यह गोता फ्रांस के समुद्री अनुसंधान संस्थान IFREMER के सहयोग से फ्रांसीसी सबमर्सिबल नोटाइल से लगाया गया था। इस मिशन का नेतृत्व चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की एक टीम ने किया था। यह ऐतिहासिक गोता भारत के समुद्रयान मिशन की एक प्रकार से तैयारी है, जो डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। समुद्रयान मिशन 2027 में लॉन्च होगा। इसका लक्ष्य स्वदेशी रूप से विकसित सबमर्सिबल मत्स्य 6000 में 3 एक्वानॉट्स को 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। मत्स्य 6000 अपनी तरह का पहला चौथी पीढ़ी का वैज्ञानिक सबमर्सिबल होगा, जो समुद्र के भीतर सामान्य स्थिति में 12 घंटे और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक रह सकता है। डीप ओशन मिशन के विषय में देखते हैं। तो 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई। उद्देश्य है मिशन का महासागर के संसाधनों की खोज और उनके संधारणीय उपयोगों के लिए डीप ओशन प्रौद्योगिकियों का विकास करना। इन प्रौद्योगिकियों से भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों व प्रदूषण से निपटा जा सकेगा। बजट और समय सीमा, तो 4,077 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट। यह मिशन 5 साल यानी 2021 से 2026 तक जारी रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हाल ही में समुद्र में तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय डीप वाटर अन्वेषण मिशन की भी घोषणा की। डीप ओशन मिशन देखते हैं। तो महासागर अन्वेषण के 6 प्रमुख घटक। पहला, गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त सबमर्सिबल। तो मानवयुक्त सबमर्सिबल का विकास करना। ब्लू इकोनॉमी, तो गहरे समुद्र के संसाधनों का उपयोग करना। महासागरीय जलवायु परिवर्तन पर सलाहकारी सेवाएं, तो जलवायु परिवर्तनशीलताओं का भावी अनुमान। मौसम से लेकर दशकों तक की समय अवधियों के लिए जलवायु से जुड़े कारकों का अनुमान लगाना। ब्लू इकोनॉमी, तो तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना। गहरे समुद्र की जैव विविधता का अन्वेषण और संरक्षण, तो सूक्ष्म जीवों और समुद्री संसाधनों का अध्ययन। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो समुद्री मात्स्यिकी को बढ़ावा देना। गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और खोज, तो संभावित स्थलों का अन्वेषण। महासागर संसाधन आकलन, महासागर से ऊर्जा और स्वच्छ जल, तो ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC संचालित विलवनीकरण संयंत्र। महासागरीय जीव विज्ञान के लिए अत्याधुनिक मरीन स्टेशन, तो अनुसंधान को औद्योगिक उपयोग में लाना। ऑन साइट व्यापार इंक्यूबेटर सुविधाएं। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। तो इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करना है, ताकि विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के नागरिकों के अधिकारों, एकता और अखंडता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अवैध प्रवासन के बहुआयामी प्रभाव, तो सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रभाव देखते हैं। तो जनसांख्यिकीय बदलाव,
इससे असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में स्थानीय असंतोष उत्पन्न हो रहा है। सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव, तो इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, आवास और स्वच्छता तथा कल्याणकारी योजनाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। श्रम बाजार में गड़बड़ी, तो अवैध प्रवासी कम मजदूरी पर काम करते हैं, जिससे स्थानीय श्रमिकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और मजदूरी संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि अतिक्रमण, तो अवैध निवासी कृषि और वन भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, जिससे संघर्ष व सामाजिक अशांति फैलती है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, तो आतंकवाद से संबंध, चरमपंथी समूह द्वारा कमजोर प्रवासी समुदायों का शोषण करके उन्हें अपने समूह में भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने का जोखिम होता है। सीमा सुरक्षा, तो सीमाओं का उपयोग वस्तुओं एवं मानव तस्करी आदि के लिए किया जाता है। सांप्रदायिक तनाव, तो अवैध प्रवासियों की उपस्थिति से जातीय धार्मिक तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी कभी राजनीतिक लामबंदी और गलत सूचना के कारण और भी बढ़ जाता है। राजनीतिक शोषण, अवैध प्रवासियों से संबंधित चुनावी उद्देश्यों के चलते प्रभावी नीति बनाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उठाए जाने वाले कदम देखते हैं, तो सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, सीमा पर बाढ़ को आधुनिक बनाना, ड्रोन, सेंसर और एआई का उपयोग करके सीमा की स्मार्ट निगरानी करना आदि। राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाना, तो इसके तहत शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाए रखना, तो सभी अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि पहचान में धोखाधड़ी रोकी जा सके। भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना, तो भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए। कानूनी एवं कूटनीति उपाय, तो सार्क, बिम्स्टेक जैसे मंचों का उपयोग करके बांग्लादेश और म्यांमार के साथ द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौतों पर वार्ता करनी चाहिए। प्रत्यावर्तन का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके मूल देश में वापस भेजना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो प्रत्यावर्तन सहित अवैध प्रवासन के प्रबंधन में सहायता के लिए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के साथ सहयोग करना चाहिए। फिर अगली न्यूज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB किया। तो S&P ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से BBB और छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से A2 कर दिया है, जिसमें आउटलुक स्थिर है। यह 2007 के बाद भारत के लिए S&P द्वारा पहला सॉवरेन अपग्रेड है। 2007 में भारत को BBB के इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अपग्रेड किया गया था। यह अपग्रेड भारत की अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता, सार्वजनिक व्यय की बेहतर गुणवत्ता और मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय और बाहरी बैलेंस शीट को दर्शाता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? तो दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। इसमें संबंधित देश या संस्था के ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है। प्रमुख SCR एजेंसियां, तो S&P, फिच और मूडीज। रेटिंग ग्रेड, तो SCR में मोटे तौर पर देशों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड या स्पेक्युलेटिव ग्रेड में रेट किया जाता है। स्पेक्युलेटिव ग्रेड वाले देशों पर कर्ज चुकाने में चूक का जोखिम ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, तो S&P, फिच के लिए यह BBB- से AAA तक होती है, जबकि मूडीज के लिए यह Baa3 से AAA तक होती है। महत्व, उच्च रेटिंग से वैश्विक पूंजी बाजारों से उधार लेने में मदद मिलती है। उच्च रेटिंग से विदेशी निवेश आकर्षित होता है और कर्ज लेने की लागत कम होती है। मुद्दे, रेटिंग प्रक्रियाओं में पक्षपात, हितों का टकराव और रेटिंग सीलिंग को लेकर चिंताएं। रेटिंग सीलिंग, तो यह इस विचार से संबंधित है कि किसी कॉर्पोरेट संस्था को उस देश की तुलना में उच्चतर रेटिंग नहीं दी जाती जिसमें वह स्थित है। इससे उस देश के घरेलू बाजार के विकास में बाधा आ सकती है। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर में अगली पीढ़ी के सुधारों को रेखांकित किया। तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अपने संबोधन में GST में सुधार को लेकर कई अहम घोषणाएं की। ये सुधार संरचनात्मक सुधार और GST दरों एवं स्लैब्स को कम करने तथा लोगों की परेशानियों को दूर करने से संबंधित है। इन सुधारों पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव GST परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह को भेजा गया है। प्रस्तावित मुख्य सुधार देखते हैं, तो इन्वर्टेड ड्यूटी प्रणाली में सुधार। इनका उद्देश्य इनपुट आउटपुट कर दरों में सामंजस्य सुनिश्चित करना है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के जमा होते रहने की समस्या को दूर किया जा सके और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिल सके। इन्वर्टेड ड्यूटी कराधान प्रणाली का एक प्रकार है। इसमें किसी कच्चे माल यानी इनपुट के आयात पर तुलनात्मक रूप से अधिक कर लगाया जाता है, जबकि उस कच्चे माल से तैयार उत्पादों पर कम कर लगाया जाता है। यह तब भी देखा जाता है जब कच्चे माल पर कर लगाया जाता है लेकिन अंतिम उत्पाद कर मुक्त होता है।
उदाहरण के लिए टायर यानी तैयार माल की आयात पर 10% शुल्क लगाना, वही प्राकृतिक रबड़ की आयात पर 20% शुल्क लगाना। वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान करना, तो इसका उद्देश्य जीएसटी दरों को व्यवस्थित करना, विवादों को कम करना, नियमों के अनुपालन को सरल बनाना और समानता सुनिश्चित करना है। स्थिरता और अपेक्षा के अनुरूप इसका उद्देश्य जीएसटी प्रणाली पर उद्योग जगत के विश्वास को मजबूत करने के लिए दरों एवं नीतिगत उपायों पर दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करना है। जीएसटी दरों और स्लैब को कम करना, तो आम आदमी की उपभोग की वस्तुओं और एस्पिरेशनल गुड्स पर करों में कमी की जाएगी। जीएसटी स्लैब की संख्या में कमी, तो इसका उद्देश्य मूल रूप से जीएसटी कर की दरों को 2 स्लैब, स्टैंडर्ड और मेरिट तक सीमित रखते हुए इसे सरल बनाना है। विशेष दरें केवल चुनिंदा वस्तुओं पर लगाई जाएंगी। प्रतिपूर्ति उपकर की समाप्ति से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे लंबे समय तक जीएसटी की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। परेशानियों को दूर करना, तो इसमें निम्नलिखित शामिल है: तकनीक आधारित बिना बाधा के पंजीकरण, पहले से भरे हुए रिटर्न तथा निर्यातकों के लिए तेजी से व स्वचालित रिफंड प्रोसेसिंग। वस्तु एवं सेवा कर के विषय में देखते हैं, तो भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इसे 2017 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। मुख्य विशेषताएं: एक राष्ट्र एक कर, तो इसने उत्पाद शुल्क, सेवा कर जैसे विविध केंद्रीय व राज्य अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित कर लिया। द्विस्तरीय संरचना, इसमें केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी शामिल है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय आपूर्ति और आयात पर एकीकृत जीएसटी भी लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन गंतव्य राज्य को आवंटित कर दिया जाता है। गवर्नेंस, तो जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर पर निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्था है। बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहले न्यूज है नगर निगम। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा को एक मेट्रोपोलियन कॉरपोरेशन में बदलने पर विचार करे, ताकि जन केंद्रित शासन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में स्थित नोएडा में कोई निर्वाचित स्थानीय सरकार नहीं है। यह उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत गठित न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा द्वारा शासित है। नगर निगम की बात करें, तो इसे बड़े शहरों के प्रशासन के लिए बनाया जाता है और संबंधित राज्य विधायकों द्वारा स्थापित किया जाता है। नगर निगम के 3 मुख्य प्राधिकरण होते हैं: परिषद यानी विधायी शाखा, स्थायी समितियां परिषद के कामकाज को सुविधाजनक बनाती है, और आयुक्त मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी। फिर नेक्स्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए। तो भारत ने सिंधु जल संधि की सामान्य व्याख्या के मुद्दे पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को खारिज कर दिया। यह संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। यह विभाजन और अन्य तरीकों के माध्यम से देशों के बीच विवाद निपटान को सुगम बनाता है। इसकी स्थापना 1899 में प्रथम हेग शांति अभिसमय के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान के लिए कन्वेंशन के तहत की गई थी। भारत सहित इसके 125 सदस्य पक्षकार, मुख्यालय पीस पैलेस नीदरलैंड के द हेग में। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स के लॉन्च की घोषणा की। इसे G20 प्रेसिडेंशियल लेगेसी इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया गया। यह ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का एक प्रमुख स्तंभ है। GWP एक बहु हितधारक कार्यवाही नेटवर्क और अंतर सरकारी संगठन है। जल संसाधनों के न्याय संगत, संधारणीय और कुशल प्रबंधन के लिए कार्य करती है। GWP के ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जल सुरक्षा के लिए $15 बिलियन जुटाना है। यह विश्व भर में जल सुरक्षा में निवेश के लिए राजनीतिक समर्थन और वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय फोरम के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स इराक में आवश्यक देखभाल सेवा प्रदान करके वहां स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में मौजूद व्यापक कमियों को दूर कर रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में फ्रांस में की गई थी। वास्तव में इसकी स्थापना नाइजीरिया के बियाफ्रा क्षेत्र में युद्ध और अकाल की पृष्ठभूमि में हुई थी। इसका मुख्य ध्यान त्वरित, प्रभावी और निष्पक्ष रूप से आपातकालीन चिकित्सा मानवीय सहायता प्रदान करने पर है। कई महाद्वीपों पर किए गए अग्रणी मानवीय कार्य के लिए इसे 1999 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट है सुदर्शन चक्र मिशन। तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अपने संबोधन में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2035 तक देश की अति महत्वपूर्ण सैन्य और रक्षा अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह भारत की अति महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। इसके तहत अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और शक्तिशाली हथियार प्रणालियों से लैस करके सुरक्षित बनाया जाएगा।
इस मिशन का उद्देश्य न केवल दुश्मन के हमलों को बेअसर करना बल्कि सुदर्शन चक्र की तरह प्रभावी और सटीक जवाबी हमले करना भी है। इसे त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा जवाबी हमले के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अधिक मजबूत होगी। मक्का। तो एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में मक्का की खेती का विस्तार हुआ है, जिसका प्रमुख कारण एथेनॉल की बढ़ती मांग है। यह खरीफ फसल है। इसकी खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान चाहिए। ये पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगती है। बिहार जैसे राज्यों में मक्का रबी सीजन में भी उगाया जाता है। इसे खाद्य फसल और पशु चारा दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मक्का उत्पादक प्रमुख राज्य कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है। भारत से निर्यात 2023-24 में तो मुख्य रूप से वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड को। नेक्स्ट, श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास 25 लिनेक्स 25। तो भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS ज्योति कोलंबो में श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास लिनेक्स 25 के 12वें संस्करण में भाग लेंगे। INS राणा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि INS ज्योति फ्लीट टैंकर है। देखते हैं इसके विषय में। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संचालन में समन्वय सुनिश्चित करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान करना। महत्व: यह अभ्यास भारत की नेबरहुड फर्स्ट और क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति यानी महासागर के सिद्धांत के अनुरूप है। नेक्स्ट है अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावनाओं पर विचार करने के लिए अलास्का में बैठक की। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक रूप से असंबद्ध राज्य है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अवस्थित है। अलास्का संधि 1867 के तहत इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रूस से खरीदा था। समुद्री सीमाएं: तो इसके उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक सागर, दक्षिण में अलास्का की खाड़ी और प्रशांत महासागर, पश्चिम में बात करें तो बेरिंग सागर और उत्तर पश्चिम में चुकची सागर है। नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस अलास्का की अधिकांश हिस्सों से दिखाई देती है। लगभग 1/3 अलास्का राज्य आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और लगभग 85% अलास्का पर्माफ्रोस्ट से ढका हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है और आखिरी न्यूज हमारी सुर्खियों में रहा स्थल हमारा टोंगा, राजधानी है इसकी नुकुलोफा। तो टोंगा में 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में तथा मकर रेखा से थोड़ा ऊपर स्थित है। द्वीप समूह की बात करें तो इसके 3 मुख्य द्वीप समूह हैं: टोंगा टापू, हा अपाई और वावा ऊ। टोंगा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है हा अपाई द्वीप समूह में काओ द्वीप। जलवायु उष्णकटिबंधीय यानी व्यापारिक पवनों द्वारा नियंत्रित। दक्षिण प्रशांत अभिसरण क्षेत्र का प्रभाव, अल नीनो दक्षिणी दोलन का प्रभाव। टोंगा में कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, ये बात की हमने टोंगा की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।